उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम आपको अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता के कुछ पहलुओं से रूबरू कराएंगे और आपको बताएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता क्या है, ये किस तरह से हो रही है और इसका क्या परिदृश्य है। तो सबसे पहले हम ये जानें कि अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता क्या है। पूरी दुनिया में हर वक्त किसी न किसी देश में किसी न किसी जगह पर कोई न कोई घटनाएं हमें होती रहती हैं और हम इनकी जानकारी रेडियो से, टीवी से और विदेशी अखबारों के माध्यम से जानते हैं। इसके बारे में हमें सूचना जब मिलती है तो हम ये सोचने को विवश होते हैं कि इन सुदूरवर्ती स्थानों से हमारे पास सूचना कैसे पहुंचती है। हम ये सोचते हैं कि अचानक 1 घंटे, आधे घंटे, 10 मिनट पहले हुई घटना हमारे पास इतनी जल्दी से कैसे आ गई। तो निश्चित रूप से हम ये जानें कि विदेश में जो भी घटना हो रही है और जिस तरह से परिदृश्य बदल रहा है, उसके पीछे कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में मनुष्य ही जिम्मेदार हैं और इन सब घटनाओं को एक तरह से संकलित करने, संजोने और तकनीकी माध्यम से, तकनीकी सहयोग से इसको संप्रेषित करने में और हम तक पहुंचाने में उसका हाथ है। विदेशी संवाददाता या फॉरेन करेस्पॉन्डेंट आज पूरी दुनिया में, हर देश में, हर जगहों पर फैले हुए हैं और इन्हीं के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता का पूरा स्वरूप संचालित हो रहा है। अब हम ये जानेंगे कि इन विदेशी करेस्पॉन्डेंट्स को कौन नियुक्त करता है, इन अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों को कौन नियुक्त करता है और ये कैसे कार्य करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम ये जानेंगे कि समाचार संगठनों की क्या भूमिका है। समाचार संगठनों में हम जब आते हैं तो हमारे पास 2 तरह के समाचार संगठन इस वक्त मौजूद हैं। एक तो समाचार एजेंसियां हैं और दूसरे जो टीवी, रेडियो या जो इंटरनेट या साइबर वर्ल्ड की दुनिया जो जिसको बोलते हैं, जिसमें हम इंटरनेट के माध्यम से या ब्लॉग के माध्यम से खबरों को एक दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं। तो एजेंसियों की भूमिका एक और होती है। उनका मुख्य उद्देश्य होता है खबरों का संकलन करना और वे अपने पास पूरी दुनिया से अपने संवाददाताओं को नियुक्त करके खबरों का संकलन करते हैं। यही काम टीवी, रेडियो यानी प्रेस की भी भूमिका होती है और वे भी अपने स्तर से संवाददाताओं की नियुक्ति करते हैं और पूरी दुनिया से खबरों का संकलन करते हैं। लेकिन यहां पर एक मामूली सा अंतर है। जो एजेंसियां होती हैं या समाचार एजेंसियां हैं, वो सिर्फ खबरों के संकलन पर या खबरों को इकट्ठा करने पर ही जोर देती हैं और वो क्या करती हैं कि अपनी खबरों को पूरे के पूरे बंच के रूप में पूरा का पूरा संकलन वो किसी टीवी समूह को, किसी अखबार समूह को या किसी रेडियो समूह को बेच देती हैं। तो जो टीवी, अखबार या इंटरनेट की दुनिया के लोग हैं, वो एजेंसियों से उन समाचारों को प्राप्त करके और हम लोगों तक पहुंचाते हैं, आम जनता तक पहुंचाते हैं। वे अपने माध्यम से खबरें तो इकट्ठी करते ही हैं, संकलित करते ही हैं और जो एजेंसियों के माध्यम से खबरें उनको मिलती हैं, उनका भी वो संकलन करते हैं और उनका प्रस्तुतिकरण पर ज्यादा जोर होता है। यानी अब यहां पर एक बात साफ हो गई कि एजेंसियों की भूमिका खबरों के संकलन पर होती है तथा टीवी, रेडियो और अखबार की भूमिका खबरों के प्रस्तुतिकरण पर होती है। अब हमारे पास इस वक्त जो कॉन्सेप्ट चल रहा है वो ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट है, यानी पूरी दुनिया एक गांव में तब्दील हो गई है। जब पूरी दुनिया एक गांव में तब्दील हो गई है तो हम बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं हमारे अपने देशों के बीच में जिनको हम जानना चाहते हैं। ऐसी घटनाएं जिनकी हमें जानकारी त्वरित हो, जल्दी से हो, किसी दूसरे देश में क्या घटित हो रहा है, तो हम अपने संवाददाताओं की नियुक्ति करते हैं। या एक तरीका यह भी है कि वहां पर हमारे प्रवासी लोग रह रहे हैं और हम उन्हीं में से किसी व्यक्ति को अपना करेस्पॉन्डेंट नियुक्त कर देते हैं, जो कि समय समय पर हमें वहां की हलचलों को, वहां की घटनाओं से अवगत कराता है। जैसे
हल्द्वानी के किसी व्यक्ति से जुड़ी कोई घटना न्यूयॉर्क में घटित होती है, तो ये हल्द्वानी के लिए, पूरे उत्तराखंड के लिए और पूरे भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। मान लीजिए हमारे यहाँ का कोई टैक्सी ड्राइवर अगर न्यूयॉर्क में उसके साथ कोई मिसबिहेव होता है, किसी तरह की कोई घटना होती है, तो वो हमारे लिए एक बड़ी खबर बन जाती है, हम जानना चाहते हैं। लेकिन अगर आर्थिक नीतियों को लेकर कोई फैसला अमेरिकी सरकार भारत के परिप्रेक्ष्य में करती है, या विदेश नीति को लेकर कोई फैसला या व्यापारिक हितों को लेकर कोई फैसला अमेरिकी सरकार करती है, तो इसके भी लाभ और हानि क्या होंगे, ये भी हम अपने विदेशी संवाददाताओं के माध्यम से जानना चाहते हैं और उनके लेख आलेख को पढ़ना चाहते हैं। तो इस ग्लोबल विलेज में हम एक दूसरे से जुड़ना चाहते हैं, एक दूसरे की घटनाओं को जानना चाहते हैं। रक्षा प्रतिरक्षा के मामले में भी हम सतर्कता से एक दूसरे की बातों को सुनना और समझना चाहते हैं। तो इसमें विदेशी संवाददाताओं की भूमिका बहुत ही मुख्य रूप से उभर कर सामने आती है। अब हम ये जानें कि समाचारों के स्रोत कौन कौन से होते हैं। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि समाचार एजेंसियां होती हैं जो खबरों के संकलन पर जोर देती हैं, और दूसरी ओर जो संगठन हैं वो टीवी, रेडियो और प्रेस यानी अखबारों की भूमिका होती है। तो समाचार एजेंसियां एक तरफ समाचार संकलन करती हैं, दूसरी तरफ टीवी, रेडियो, प्रेस उन संकलित किए हुए और उनके स्वयं के द्वारा संकलित किए हुए समाचारों के प्रस्तुतिकरण पर जोर देते हैं, जिससे कि आम जनता तक लोगों को सारी जानकारियां उपलब्ध हो जाती हैं। अब सवाल यहां पर उठता है कि एजेंसियां सिर्फ टीवी समूह, अखबार समूह या इंटरनेट समूह को ही खबरें क्यों देती हैं? इसकी वजह यह है, क्या हम आम आदमी उनसे खबरें नहीं ले सकता है? ले सकता है, लेकिन वास्तव में हमारे लिए वो बहुत ही महंगी पड़ेंगी खबरें। हम बहुत महंगा सौदा नहीं कर सकते हैं। हम एक ग्रुप बना सकते हैं, एक फोरम बना सकते हैं, और अगर हमारे लिए इकोनॉमिक वायबिलिटी होगी तो हम उन जगहों से खबर ले सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये बहुत ही महंगा सौदा होता है। इसलिए अखबार, टीवी और रेडियो समूह ही उनसे खबरों को लेकर के हम तक परोसते हैं। दूसरा, व्यक्तिगत संपर्कों के माध्यम से हम समाचार पता कर सकते हैं। जैसे कि जापान में या अमेरिका में या किसी अमुक देश में हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे पड़ोसी हैं, या हमारा कोई किसी तरह का कोई संपर्क है, संबंध है, तो हम टेलीफोन के माध्यम से सूचनाएं वहां से एकत्र कर सकते हैं। और या फिर आज जो सबसे तेज साधन हमारे पास मौजूद है, इंटरनेट के माध्यम से हम जानकारियां ले सकते हैं। एक उदाहरण मैं यहां पर बता दूं, इंटरनेट की बात आई, अभी पिछले वर्षों में ओसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए अमेरिकी सैनिक जब एबटाबाद पाकिस्तान में उतरे, तो ये घटना पूरी दुनिया में कैसे लोगों को पता चली, इसका बहुत ही इसका एक अच्छा उदाहरण है कि जब एबटाबाद में हेलीकॉप्टरों से कार्रवाई हो रही थी और हेलीकॉप्टरों की बहुत गड़गड़ाहट, बहुत ही गर्जना वहां पर हो रही थी, तो इसी बीच वहां पर एक प्रबुद्ध वहां के नागरिक ने, एबटाबाद के एक नागरिक ने, जो कि कंप्यूटर पर बैठे अपना कार्य कर रहा था, अपना ब्लॉग लिख रहा था, उसने जब ये हेलीकॉप्टरों की कार्रवाई देखी तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आया और उसने अपने ब्लॉग पर लिख करके पोस्ट एक भेज दिया पूरी दुनिया को कि यहां पर लगता है हमला हो गया है, किसी तरह का विदेशी हमला हो गया है। बहुत सारे जो है फौजी, बहुत सारे हेलीकॉप्टर यहां पर गर्जना कर रहे हैं और फायरिंग हो रही है, बम्बार्डिंग हो रही है। इस तरह की उसने एक पोस्ट पूरी दुनिया को पोस्ट कर दी और थोड़ी देर में, चंद मिनटों के बाद में ये ब्लॉग बड़ा फेमस हो गया और लोगों को ये जानकारी मिली कि ओसामा बिन लादेन को मार गिराया गया है और ये कोई फौजी कार्रवाई इसी के तहत की गई थी। तो हम ये जान चुके हैं कि समाचारों के स्रोत जो समाचार एजेंसियों, टीवी, अखबार और रेडियो से हमें मिलते हैं, व्यक्तिगत संपर्कों के आधार पर हम जान सकते हैं और इंटरनेट के माध्यम से हम समाचारों को प्राप्त कर सकते हैं। वैसे इन एजेंसियों और इन समाचार संगठनों का ढांचा क्या होता है, आंतरिक ढांचा क्या होता है, इस पर भी मैं थोड़ी सी आपको बात बताना चाहूंगा कि इनके आंतरिक संगठनों में एक इनपुट सेक्शन होता है, एक आउटपुट सेक्शन होता है। इनपुट सेक्शन में वो सारी खबरें, वो कच्ची पक्की खबरें बाहर से आती हैं और इनपुट ब्लॉक में इकट्ठी की जाती हैं।
आउटपुट उन पर काम करता है, उन कच्ची खबरों को तैयार करता है आम जनता के लिए, लोगों के लिए, और उन पर कार्य करता है कि इसमें से कितनी खबरें हमारे लिए उपयोगी हैं और कितनी खबरें फेंक देने लायक हैं या उनको हटा देना चाहिए। इनपुट विभाग में हमारे महत्वपूर्ण रिपोर्टर होते हैं और संवाददाता होते हैं, और इन्हीं में करेस्पॉन्डेंट जो विदेशों में रहकर काम करते हैं वे कार्य करते हैं। आउटपुट में डेस्क की भूमिका होती है, जो कि इंटरनल होती है, आंतरिक रूप से होती है। कहीं किसी कंप्यूटर पर बैठकर कॉपी एडिटर या न्यूज एडिटर काम करते हैं और उन खबरों को हमारे लिए अंतिम रूप से तैयार करते हैं, जो कि जनता के सामने आती हैं, चाहे वो इंटरनेट के माध्यम से हो, चाहे वो ब्लॉग के माध्यम से हो, चाहे वो अखबार के माध्यम से हो, मैगजीन, पेपर, पत्रिका के माध्यम से हो, या टीवी के माध्यम से हो। फॉरेन करेस्पॉन्डेंट की बात जब चली तो हम ये आपको बता दें कि फॉरेन करेस्पॉन्डेंट का इतिहास बहुत पुराना है। इस देश में, भारत में 1865 के आसपास फॉरेन करेस्पॉन्डेंट की नियुक्ति की गई थी। सबसे महत्वपूर्ण एजेंसी जो आजकल जानी जाती है, रायटर, उसने अपना करेस्पॉन्डेंट यहाँ रखा था। और इसमें कई तरह के प्रारूप बन गए हैं। कुछ पूर्णकालिक होते हैं, कुछ नियमित होते हैं, कुछ स्ट्रिंगर होते हैं, कुछ फ्रीलांसर होते हैं। और अब समय को देखते हुए, मांग को देखते हुए और ऐसी कुछ परिस्थितियों को देखते हुए पार्ट टाइम जर्नलिस्ट भी रखे जाने लगे हैं, पार्ट टाइम करेस्पॉन्डेंट भी रखे जाने लगे हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि देश में इस समय 350 से ऊपर फॉरेन करेस्पॉन्डेंट की संख्या है। वो काम कर रहे हैं, वो यहाँ से खबरें अपने देशों को पहुंचा रहे हैं, और दूसरे देशों में जो हमारे फॉरेन करेस्पॉन्डेंट रखे गए हैं वो वहाँ से खबरें संकलित करके बाकायदा पहुंचा रहे हैं यहाँ तक, और हमें जानकारियां मिल रही हैं। तो निष्कर्ष के तौर पे हम ये कह सकते हैं कि फॉरेन करेस्पॉन्डेंट के बिना हम बाहर की उन घटनाओं का, जिनका हमसे सरोकार है, जिनका हमसे जुड़ाव है, हम उन तक नहीं पहुंच सकते हैं। हमारे सरोकार हैं, कहीं विदेश में नौकरी के अच्छे अवसर हैं, खाड़ी देशों में तेल की दिक्कत है, तेल की सप्लाई है, डिमांड है, उसको पूरा कैसे किया जाए, उससे जुड़ी हुई खबरें, इन सबको हम तक पहुंचाने में विदेशी संवाददाताओं की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हम चाहते हैं कि हमारे दूसरे देशों से संबंध, दूसरे देशों से रिश्ते बहुत ही मधुर बने रहें, ताकि हमारे विदेशी संवाददाताओं को वहां पर जाने में, वहां पर खबरों के संकलन में किसी तरह की कोई दिक्कत न हो। जब हमारे रिश्ते मधुर रहेंगे तो निश्चित रूप से आने जाने का माहौल बना रहेगा और हमें खबरों की संख्या ज़्यादा मिलेगी, रिश्ते प्रगाढ़ होंगे, विदेशी संवाददाताओं की दिक्कतें दूर होंगी और समयबद्ध ढंग से वो अपना काम कर सकेंगे। वहाँ की जानकारियाँ हमें तदनुरूप मिलेंगी, अच्छे ढंग से मिलेंगी, समाचार अच्छे ढंग से मिलेंगे और किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। तो रिश्तों की मधुरता विदेशी संवाददाताओं के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि वो अपना काम निष्कंटक कर सकें, उन्हें कोई किसी तरह की दिक्कत न हो। अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता से जुड़े कुछ पहलुओं को हमने इस लेक्चर में रखा। आगे बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको अभी रखना है, वो मैं किसी दूसरे लेक्चर में आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। धन्यवाद।